गुड आफ्टरनून। आज की हमारी क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा विषय है समकालीन भारत में शिक्षा। समकालीन भारत में शिक्षा से संबंधित हम हंटर कमीशन पढ़ रहे थे। हंटर कमीशन जिसका दूसरा नाम भारतीय शिक्षा आयोग भी है, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। हमने इसका पार्ट 1 देख लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा इसका पार्ट 2। जब पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि भारतीय शिक्षा आयोग में 30 सदस्य निर्धारित किए गए थे, जिसके अंतर्गत 7 सदस्य भारतीय थे। और वो 7 सदस्य भारतीय कौन कौन से थे मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया था और उन सभी के नाम मैंने आपको बता दिए थे। अब जो पार्ट 2 आ रहा है हमारा भारतीय शिक्षा आयोग से संबंधित, वो इसी के आगे का चैप्टर है। भारतीय शिक्षा आयोग एक शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव रखता है, लेकिन ये कुछ खास नहीं था, ऐसा कई सारे विचारकों का, वैज्ञानिकों का मानना है। क्योंकि ये एक जो लॉर्ड रिपन ने इसका जो आयोजन किया था, जो इसकी स्थापना की थी, जो ये प्रस्ताव लेकर आए थे, उन्होंने किसके विचारों को अपनाया था? वुड के विचारों को अपनाया था। और जो वुड थे, सीधी सी बात है, वह उन्होंने सिर्फ नाम मात्र के लिए भारत की भाषाओं का अनुसरण किया था अपने प्रस्ताव में, बाकी वो भी अंग्रेजी शिक्षा का ही प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय शिक्षा आयोग, जो पार्ट 2 है। और आज जो हम पढ़ेंगे कि आयोग के उद्देश्य और कार्य क्षेत्र। आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र। आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र। इस आयोग को निर्धारित करने के लिए या फिर इस आयोग को बनाने के लिए कौन कौन से उद्देश्य थे और इस आयोग ने कहां पर कार्य किया, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने कहा था कि वुड के आज्ञा पत्र ने भारतीय शिक्षा नीति को काफी प्रभावशाली शब्दों में सुनिश्चित कर दिया है और मैं भी उसी के अनुसार कार्य करना चाहता हूँ। लॉर्ड रिपन क्या कह रहे हैं कि जो वुड का जो घोषणा पत्र है, उसने जो काम किया है उसकी वो काफी प्रभावशाली है भारतीय शिक्षा पर। और जो वुड ने जो कार्य किए हैं, जो वुड का जो प्रस्ताव है, मैं भी उसी से ही संबंधित कार्य करूंगा और मैं उसी से ही प्रभावशाली हूँ या प्रभावित हूँ, ऐसा लॉर्ड रिपन ने कहा था। अब वुड का घोषणा पत्र किस प्रकार का था ये हम सभी जानते हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया है। और वुड का घोषणा पत्र जो लॉर्ड रिपन को इतना अच्छा लगा, तो सीधी सी बात है, जो भारतीय शिक्षा आयोग है, ये भी कुछ खास कार्य नहीं करेगा, क्योंकि लॉर्ड रिपन जो है वो वुड के घोषणा पत्र को ही आगे एक प्रस्तुत करना चाहते हैं एक कड़ी के रूप में। बस वुड के घोषणा पत्र को और अधिक मजबूत किया गया था, थोड़ी बहुत चीजें उसमें ऐड की गई थी और थोड़ा बहुत उसको बस मजबूत किया गया था वुड के घोषणा पत्र को, जो कि लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया था। और वो किस प्रकार से किया गया था? जो इसको भारतीय शिक्षा आयोग के प्रस्ताव में ढालकर। अब आयोग की सिफारिशें एवं सुझाव हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। आयोग की सिफारिशें एवं सुझाव। आयोग की सिफारिशें एवं सुझाव। अब आयोग की क्या क्या सिफारिशें थी? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में कौन कौन सी चीजें ऐड की गई कि किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से कार्य होगा, और जो कार्य हो रहे हैं उनमें नए बदलाव के लिए कौन कौन से सुझाव दिए गए थे। ठीक है, तो ये है हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें पहला जो है वो है प्राथमिक शिक्षा। सिफारिशें और सुझाव में जो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वो है, पहला पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा। अब आयोग की जो सिफारिशें और जो सुझाव थे उसमें है हमारा प्राथमिक शिक्षा। और प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो है कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं
होनी चाहिए। अब इन्होंने क्या सुझाव दिया था, जो प्राथमिक शिक्षा का, ठीक है, जो 1 से 5 तक की जो कक्षाएं होती हैं उन्होंने पहला क्या सुझाव दिया था, पहला सुझाव दिया था कि भारतीय भाषाएं क्या हो, शिक्षा का माध्यम हो। जैसे कि वुड ने दिया था कि अंग्रेजी भाषा और भारतीय भाषा, लेकिन वो एक तरीके से अंग्रेजी भाषा ही थी। वैसे जो प्राथमिक शिक्षा में क्या आया कि जो बच्चों को जो प्राथमिक अपन शिक्षा देंगे वो भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जनता में शिक्षा का प्रसार करना, जनता में शिक्षा का प्रसार करना होना चाहिए, ना कि उच्च कक्षा में प्रवेश पाने की तैयारी करना। ठीक है, वो ये चाहते थे कि बच्चा पहली कक्षा में अगर पढ़ रहा है तो उसमें बच्चा तो पढ़ रहा है, लेकिन बच्चे के साथ साथ में सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, पूरी जनता शिक्षित होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको सिर्फ ठीक है पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा कोई बात नहीं, इसको अगली कक्षा में भेज दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, जनता में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का प्रसार में राज्यों को विशेष मदद करनी चाहिए। ठीक है, अब राज्यों को भी क्या करनी चाहिए, राज्यों को विशेष मदद करनी चाहिए प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे छात्र स्वावलंबी बन सके। स्वावलंबी यानी कि खुद के कार्य खुद कर सके। ठीक है, ऐसे विषयों को जोड़ना चाहिए। अब ऐसे विषय कौन कौन से हैं, तो ऐसे विषय हैं भौतिक विज्ञान, चिकित्सा, और बही खाता। ये जो सारे के सारी जो चीजें थी, ये जो भी सिफारिशें थी या सुझाव थे, ये सब प्राथमिक शिक्षा के लिए कही गई थी। अब प्राथमिक शिक्षा के बाद में हम नेक्स्ट आते हैं देसी पाठशालाएं। देसी पाठशाला यानी कि वो किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति द्वारा, जो प्राथमिक विद्यालय थे वो सरकार द्वारा संचालित होते थे। देसी पाठशालाएं जो किसी समाज के भी किसी भी वर्ग या किसी भी व्यक्ति द्वारा संचालित होते थे, लेकिन वो समाज सेवा के हित में ही कार्य करते थे। ठीक है, तो देशी पाठशालाओं के लिए क्या कहा गया कि भाई सभी देशी पाठशालाओं को सरकार से प्रोत्साहन दिया जाएगा, यानी कि सरकार भी इनकी मदद करेगी, इनको पैसे वगैरह देती रहेगी। इनके पाठ्यक्रम में किसी कोई भी हस्तक्षेप ना करेगा। ये जो अपना कार्य कर रहे हैं देसी पाठशालाएं, भाई इनके कोई भी कार्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना EIC करेगी, ना ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, ना ही कोई सरकार करेगी, ना ही कोई दूसरे व्यक्ति करेंगे। निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, जो गरीब बच्चे हैं निर्धन है उनको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। और क्या है, और है संचालन का उत्तरदायित्व नगर पालिका द्वारा जिला बोर्ड को सौंपा जाए। नगर पालिका जो है वो संचालन का दायित्व किसको बोलेंगी, किसको सौंपेंगी, जिला बोर्ड को। जिला बोर्ड को इसका उत्तरदायित्व सौंपे और सरकार द्वारा इनका रखरखाव होगा। किनका रखरखाव होगा, देशी पाठशालाओं का। अब नेक्स्ट है हमारा माध्यमिक विद्यालय। तीसरा है माध्यमिक विद्यालय। हमने प्राथमिक विद्यालय पढ़ लिया, हमने देसी विद्यालय पढ़ लिया, और अब है माध्यमिक विद्यालय। माध्यमिक विद्यालय में सहायता अनुदान प्रणाली, इसके अंतर्गत बोर्ड ने यह कहा था कि मात्र सरकारी धन से जन शिक्षा संभव नहीं है, शिक्षा को तीव्रता के लिए सहायता अनुदान की भी आवश्यकता होगी। अब प्राथमिक शिक्षा तो ठीक है सरकार ने कर ली, अब जो देसी जो विद्यालय थे उनको भी ठीक है सरकार ने नागरिक व्यक्ति द्वारा पोषण मिला। अब इसमें माध्यमिक शिक्षा में ये कह रहे हैं कि पर्टिकुलर सरकार इतना धन कैसे लाएगी, सरकार इतनी चीजें नहीं कर सकती, इसलिए सहायता प्रदान सबको, सभी जनता को मिलकर सहायता करनी चाहिए। सहायता अनुदान खोले गए, यानी कि चंदा समझ लो,
ठीक है, रसीदें समझ लो कि लोग भी अपना योगदान करें कि भाई हम शिक्षा में अपना योगदान दें। और क्या है, पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला तो है उन विद्यार्थियों के लिए जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और दूसरा है जो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। अब इनको 2 भागों में बांट दिया। पहला तो वो जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और दूसरा वो जो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। भाई जिनको ज्यादा नहीं पढ़ना, बस वो चाहते हैं कि हम इतनी शिक्षा प्राप्त कर लें कि हमारी रोजी रोटी हमारे साथ में हो सके। और जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है, विद्यालय विश्वविद्यालय के स्तर पर, तो उनके लिए भी शिक्षा बंटी गई। अब है उच्च शिक्षा। 14 पॉइंट है हमारा। उच्च शिक्षा। अब उच्च शिक्षा जो है उसमें उच्च शिक्षा का विकास करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। कि उच्च शिक्षा का प्रयास करने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए, यानी कि सरकार तो इसको प्रोत्साहन देगी ही, सरकार तो इसका रख रखाव और सरकार तो कार्य करेगी ही, साथ ही साथ में हमें जनता द्वारा भी धनराशि इकट्ठी करनी चाहिए। जो भी उच्च वर्ग है, जो भी धनी वर्ग है, वो ज्यादा से ज्यादा शिक्षा में प्रोत्साहन दिखाए, शिक्षा के अंतर्गत अपने धन को व्यय करे, ठीक है, संचय करे। तो इसमें सभी को प्रयास करने चाहिए, जो भी संभव प्रयास है वो सारे करने चाहिए। कॉलेज में अलग अलग प्रकार की पुस्तकों का प्रबंध होना चाहिए। कॉलेज में पुस्तकालय होना चाहिए जिसके अंतर्गत बहुत सारी पुस्तकों का प्रबंध होना चाहिए। योग्यता निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। जो गरीब बच्चे होते हैं या फिर जो योग्य बच्चे होते हैं उनको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। ऐसा उच्च शिक्षा में प्रावधान था। अब है मुस्लिम शिक्षा। मुस्लिम शिक्षा, ठीक है, प्राथमिक स्तर के मुस्लिम विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार करने चाहिए तथा शिक्षा का माध्यम हिंदुस्तानी क्षेत्रीय भाषाओं को बनाना चाहिए। ठीक है, मुस्लिम शिक्षा भी उस समय अवेलेबल थी और मुस्लिम विद्यालय भी अवेलेबल थे, तो उनमें बहुत अधिक सुधार करने की आवश्यकता थी। ठीक है, तो सरकार द्वारा उसमें सुझाव दिए गए कि इसमें भाई बहुत अधिक सुधार करो और साथ ही साथ में जो मुस्लिम जो शिक्षा का आधार है वो हिंदुस्तानी भाषा होनी चाहिए, जो भी हमारी भारतीय भाषाएं हैं वो होनी चाहिए। और आज के विद्यालयों में मुसलमान छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए और छात्रवृत्ति की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, जो भी सरकारी जो विद्यालय हैं, सरकारी विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं, उनमें जो गरीब बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए और उनके लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान भी करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा पर बहुत अधिक जोर दिया गया, बहुत अधिक इस पर मंथन किया गया कि बालक बालिकाओं को पाठ्यक्रम में अंतर रखा जाए, कि बालक बालिकाओं के पाठ्यक्रमों में अंतर रखा जाए, यानी कि दोनों के सिलेबस अलग अलग होने चाहिए। लड़कों के लिए अलग चीजें होनी चाहिए, लड़कियों के लिए अलग होनी चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता अभी वर्तमान में ऐसी, लेकिन उस समय ऐसी धारणाएं बन गई थी। ठीक है, कि स्त्रियों के लिए अलग शिक्षा हो, पुरुषों के लिए अलग शिक्षा हो, बालिका को निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। बालिकाओं के लिए, जो लड़कियों के लिए कैसी शिक्षा होनी चाहिए, निःशुल्क, एकदम मुफ्त में, और उनको छात्रवृत्ति भी मिलनी चाहिए। बालिका विद्यालय में शिक्षिकाओं को नियुक्त करना चाहिए। जो बालिका विद्यालय होते हैं, जो लड़कियों के स्कूल होते हैं, उनमें महिला शिक्षिकाओं को नियुक्त करना चाहिए और निरीक्षण कार्य के लिए महिला निरीक्षण की भी नियुक्त करनी चाहिए। और जो जांच पड़ताल के लिए भी महिला निरीक्षण यानी निरीक्षणकर्ताओं का चयन होना चाहिए। अब है पिछड़े वर्गों की शिक्षा। पिछड़े वर्गों की शिक्षा। जो पिछड़े वर्ग है, जो सच में शिक्षा से बहुत वंचित है, जो पिछड़े वर्गों को छात्रों को प्रांतों में उन समस्त महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाए, यानी कि जो पिछड़े वर्ग है वो चाहे कहीं पर भी रहते हो, उन सभी बच्चों को विद्यालय में
प्रवेश देना चाहिए। बालक के विद्यालय प्रवेश में प्रतिबंध लगने पर विशेष विद्यालयों की स्थापना की जाए। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पिछड़े वर्गों के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश नहीं देते, तो ऐसे में उनके लिए अलग से विद्यालय की व्यवस्था करनी चाहिए कि भाई ये इन लोगों को यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा तो कोई बात, इनके लिए अलग से हमने विद्यालय खोल लिए हैं। शिक्षा एवं शिक्षा में धीरे धीरे भेदभाव पूरी दूर किया जाए। जो शिक्षा में जो भेदभाव होता है ना, इसको धीरे धीरे करके दूर करना चाहिए, जो कि पिछड़े वर्ग में होता है। और लास्ट है हमारा आदिवासियों एवं पहाड़ी जातियों की शिक्षा। आदिवासियों एवं पहाड़ी जातियों की शिक्षा। आदिवासी एवं पहाड़ी जातियों की शिक्षा। जो आदिवासी लोग होते हैं जो कि ऐसे जंगलों में ऐसे दुर्लभ स्थानों पर रहते हैं जहाँ पर शिक्षा का प्रसार करना सच में एक बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। और जो पहाड़ी जातियां होती हैं जो पहाड़ों में वगैरह पे रहते हैं, वहाँ पे भी ये सब विद्यालय का प्रबंध करना मुश्किल है, तो उनके लिए भी शिक्षा का प्रावधान किया गया है कि उच्च शिक्षा का प्रबंध करना सरकार का दायित्व है। कि भाई आदिवासियों और पहाड़ी जातियों के लिए उच्च शिक्षा का प्रबंध करना तो सरकार का दायित्व है, मतलब सरकार ही करेगी उनके लिए। और निःशुल्क शिक्षा प्रावधान किया जाए और आदिवासी विद्यालयों को आदिवासी शिक्षकों को नियुक्त करना चाहिए। ठीक है। निःशुल्क शिक्षा आदिवासियों के लिए और पहाड़ी जातियों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए। और साथ ही साथ में जो आदिवासी जो छात्र होते हैं या आदिवासी जो विद्यार्थी होते हैं उनको पढ़ाने के लिए आदिवासी शिक्षक की नियुक्ति की जाए। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो कि अंडर कमीशन था। इसका जो पार्ट 2 था ये भी पूरा हो चुका है। ठीक है। इससे संबंधित जो भी हमारा अगला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।